हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीचा सुमन ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे समान विज्ञान मतलब जनरल साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मीन्स कंसेप्ट क्लियर होंगे, कुछ नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ आपको पहले से पता होगा, कुछ आपको अभी पता चलेगा। अगर पहले से पता है तो ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। तो पढ़िए और साथ में साथ अटेम्प्ट भी करते जाइए। तो इस वीडियो को लेके मैं आई हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले आए। और चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट डज गोबर गैस कंटेन, मतलब कि गोबर गैस जो है इसमें मेनली क्या होता है। ब्यूटेन होता है, मीथेन होता है, ऑक्टेन होता है, प्रोपेन होता है। तो अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि गोबर गैस में मेनली क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन क्या, CH4 इसको हम लोग बोलते हैं। और इसको गोबर गैस भी बोलते हैं या मार्स गैस भी बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैस भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैस, CHG, ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है। दलदल वाली गैस भी बोलते हैं इसको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं कि गोबर गैस में मेनली क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है मीथेन होता है। और मीथेन को जो है मार्स गैस, ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगला ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन होता है एलपीजी में होता है। एलपीजी क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें इथाइल मर्केप्टान एक जो है स्मेलिंग एजेंट दिया जाता है। देखते होंगे कि गैस लीक अगर होता है तो एक स्मेल आता है, वो एलपीजी का स्मेल नहीं होता है बल्कि उसमें जो स्मेलिंग एजेंट दिया जाता है इथाइल मर्केप्टान, उसके कारण वो स्मेल आता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, गोबर गैस में क्या मेनली होता है, मीथेन। यहाँ पे और भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे आप मैं लगा के रखी हूँ, आप लोग देख लीजिए। मीथेन जो है 50 से 75% होता है। CO2 भी होता है, इसमें नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, वो होगा मीथेन। गोबर गैस में सबसे ज्यादा मीथेन होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, रेडिएशंस यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मसल एकार। कौन सा ऐसा रेडिएशन है जो हमारे मसल्स में पेन होता है तो उसके ट्रीटमेंट में काम आता है। इसका अगर आपको सवाल, अगर इस सवाल का जवाब आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रे जो है ट्रीटमेंट करता है, हमारे मसल्स में जो पेन होता है उसमें ट्रीटमेंट करता है। अब दूसरा क्या है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या, आप लोग तो आजकल जानते हो कि माइक्रोवेव ओवन आ चुका है, आया है। ये क्या करता है, कुकिंग में काम करता है। जी हाँ, माइक्रोवेव ओवन कुकिंग में। अल्ट्रावेव, अल्ट्रावेव क्या करता है, तो ये सिग्नल वगैरह का ट्रांसमिशन में काम करता है। एरोस्पेस में अगर सिग्नल दिया जाता है तो यहाँ पे अल्ट्रावेव का इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड इसका होता है। और एक्स-रे तो आपको पता ही है कि बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को देखने के लिए, इसका इमेजिंग करने के लिए एक्स-रे का यूज़ होता है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर जो होगा, मसल लैग को ट्रीट करने के लिए, मसल्स में जो पेन होते हैं, हमारे मांसपेशियों में जो दर्द होता है, उसको ठीक करने के लिए कौन-सा रे का यूज़ होता है, तो वो है जी हाँ, इंफ्रारेड का। इंफ्रारेड का यूज़ होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल में। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं बीपीएससी के। ये 53rd में पूछा गया था और ये नेक्स्ट सवाल जो है वो 63rd में पूछा गया था। 66 बीपीएससी में पूछा गया था, मतलब पिछले साल पूछा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, 66 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइट ईयर जो है यूनिट है, वो किसका यूनिट है? टाइम का है, स्पीड का है, डिस्टेंस का है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का है? ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, बीपीएससी हर साल पूछती है एसआई यूनिट्स को लेकर के। तो आप लोग जो है एसआई यूनिट्स को देख कर के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर ऐसा दिया है तो ये नहीं कि टाइम का है, ये डिस्टेंस को डिनोट करता है। टाइम का यहाँ पे देखिए हमने कुछ बेसिक सात जो है बेसिक एसआई यूनिट्स, जैसे लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इन सबको लगा के रखा है। अब कुछ जो है डिराइव्ड भी है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। जैसे प्रेशर भी पूछा गया था 66 में, प्रेशर का क्या एसआई यूनिट है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका इक्विवेलेंट पास्कल। फोर्स का क्या है, तो न्यूटन है। एनर्जी का जूल, पावर का वाट, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, डिस्टेंस। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को डिनोट करता है। और ये जो ऐसा यूनिट है, आप लोग एक बार एग्जाम से पहले देख करके आइएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में ये जो है किसी ना किसी ऐसा यूनिट को रिपीट करके दे दिया जाता है।
अब देखिए हमारा अगला सवाल है, आइंस्टीन गॉट नोबेल प्राइज फॉर, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके शोध में मिला था, किस चीज के लिए? देखिए सारे जो है आइंस्टीन के ही खोज है, रिलेटिविटी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये 64th बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब भी लाइट एनर्जी पड़ता है किसी सतह पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो है जंपिंग होता है, इलेक्ट्रॉन जंप, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी के कारण आइंस्टीन को जो है नोबेल प्राइज मिला था। और ये 64th बीपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हो सकते हैं रिपीट भी हो सकते हैं, तो आप लोग इसको पूरा देख के जाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब। अब अगला जो है, विच विटामिन इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन जो है इफेक्टिव है? ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन जो है ज्यादा इफेक्टिव होता है? विटामिन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो प्लीज आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा विटामिन के होगा। विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। यहाँ पे हमने विटामिन के अलग अलग उससे कौन कौन से डिजीज होते हैं हमने लगा के रखा है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए। तो देखिए विटामिन ए के कारण रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं वो होता है। विटामिन बी1 के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है। बी2 के कारण त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, ये सब होता है। बी3 के कारण बाल सफ़ेद हो जाता है उम्र से पहले और चर्म रोग वगैरह हो जाता है। बी5 एक पेलिग्रा नामक बीमारी होती है उसके कारण। बी6 एनीमिया, खून की कमी जिसको बोलते हैं। बी7 में लकवा या बाल का गिरना। बी12 में भी एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। ई से जनन शक्ति में कमी होती है और विटामिन के में रक्त का जो है नहीं बनता है। तो ये विटामिन्स जो है इम्पोर्टेंट है, ये सब भी आप एग्ज़ाम से पहले देख कर के जाइएगा। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा, ब्लड क्लॉटिंग में कौन-सा विटामिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? तो विटामिन के ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब चलते हैं हम लोग अब अगले सवाल में। अगला सवाल है, ये 66th बीपीएससी में पूछा गया था, मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ, दूध जो है संपूर्ण आहार नहीं है, इसमें कुछ कमी है। इसमें क्या चीज़ की कमी है? इसमें विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी जो है कोई भी एनिमल सोर्स से नहीं पाया जाता है। विटामिन सी हमेशा जो है प्लांट सोर्स से ही पाया जाता है। जैसे संतरा, नारंगी, इन सब से विटामिन सी हम लोग को मिलता है। तो विटामिन सी जो है पुअर सोर्स किसका है? विटामिन सी कहाँ नहीं होता है? तो मिल्क में विटामिन सी नहीं होता है। बाकी कैल्शियम वगैरह होता है। कैल्शियम से हमारे बोन में जो है तंदुरुस्ती आती है। प्रोटीन वगैरह भी होता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी सब कुछ होता है। विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अब विटामिन सी क्या करता है? आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 66 बीपीएससी में पूछा गया था। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए। अब देखिए हम लोग अपने अगले सवाल में चलेंगे। अगला सवाल है, द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस। ये 65th बीपीएससी हमने यहाँ पे लगा के रखा है कि कब पूछा गया है। आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं। बोन्स या स्टडी को क्या बोला जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी। बोन्स की स्टडी को हम लोग ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए ये क्या है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या होता है कि कैंसर के स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। कैंसर कैसे होता है कि अगर बहुत ही सेल डिवीजन एकदम अनडिफाइंड सेल डिवीजन होगा, बहुत ज्यादा सेल डिवीजन, तो वहां पे एक ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को बोलते हैं कैंसर। और कैंसर हो जाता है। अब देखिए अगला है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी हम लोग बर्ड्स के स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है ओरोलॉजी। सारा देखिए कितना ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया जाता है। ऑन्कोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, तो बहुत ही पार्टिकुलर आपको स्टडी करके जानने का ज़रूरत है। तो अब हम पढ़ेंगे ओरोलॉजी। ओरोलॉजी क्या होता है? माउंटेन्स की स्टडी को हम लोग ओरोलॉजी बोलते हैं। तो ऑन्कोलॉजी क्या होगा? कैंसर के स्टडी को। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी को। ओरोलॉजी माउंटेन के स्टडी को। और बोन के स्टडी को ऑस्टियोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इज द राइट आंसर। ये 65th बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल में। यहाँ पे हमने कुछ-कुछ स्टडी को लगा के रखा है जिसको आपको सहूलियत होगी याद करने में, बहुत ज़्यादा ढूँढना नहीं पड़ेगा, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे पूछे जाते हैं। तो हमारे लिवर के स्टडी को क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। फंगी के स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। एल्गी के स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। वायरस के स्टडी को बोलते हैं वायरोलॉजी। किडनी के स्टडी को नेफ्रोलॉजी। कैंसर जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कैंसर के स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। अगर यूनिवर्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। फ्रूट्स के स्टडी को पोमोलॉजी बोलते हैं। बर्ड्स हमने पहले ही बताया ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं उसको। बोन्स के स्टडी को पिछला ही क्वेश्चन था वो ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। एग्स के स्टडी को ऊलॉजी बोलते हैं। अगर ड्रीम्स की स्टडी होती है तो उसको ओनेरोलॉजी बोलते हैं।
हेयर्स केयर स्टडी को ट्राइकोलॉजी बोलते हैं, आईज केयर स्टडी को ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं, सॉइल केयर स्टडी को पेडोलॉजी बोलते हैं, लैंग्वेज केयर स्टडी को फिलोलॉजी बोलते हैं और ब्रेन केयर स्टडी को इंसेफ्लोलॉजी बोलते हैं। नेल्स केयर स्टडी को कॉस्मेटोलॉजी बोलते हैं। तो ये जो है आप लोग एक बार एग्जाम से पहले देख के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द गैस व्हिच कम्स आउट एंड ओपनिंग ऑफ सोडा बॉटल इज। तो कौन सा ऐसा गैस है जब हम सोडा बॉटल को खोलते हैं तो उसमें बबल की तरह ऊपर की ओर आता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। देखते होंगे कि जब भी सोडा बॉटल या कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह को हम लोग खोलते हैं तो वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं वो तो उसमें जो है ऊपर की ओर बबल आता है। तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, जो बबल ऊपर आता है वो क्या आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ये 63rd बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए अगला सवाल है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का जो है यूज होता है। ये 64th बीपीएससी का क्वेश्चन है। इस तरह का देखिए इंस्ट्रूमेंट होता है, हाइग्रोमीटर इसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। हाइग्रोमीटर ये जो है इंस्ट्रूमेंट ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। अब अगला देखिए क्या है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर मतलब ये नहीं, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है तो वाटर का जो मेजरमेंट होगा वहां पे इस हिसाब से आपका गलत हो जाएगा। हाइड्रोमीटर क्या करता है कि ये लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापता है। ये वाटर को नहीं मापता, बल्कि कोई भी लिक्विड हो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी को हाइड्रोमीटर मापता है। हाइग्रोमीटर हमने बताया कि ये ह्यूमिडिटी को मापता है। पायरोमीटर क्या मापता है, तो ये टेम्परेचर को मापता है। लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है, दूध कितना प्योर है इसको मापता है लैक्टोमीटर। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं और ये 64 बीपीएससी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख के जाइएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। सेल का जो पावर हाउस है, मेन एरिया जो है वो क्या है, पावर हाउस सेल क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये तो बहुत ही नोन क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा। अगर नहीं भी पता है कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए। पावर हाउस सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। राइबोसोम्स में क्या होता है, उसमें प्रोटीन्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियस जो है मेन ब्रेन है सेल का, और सेल वॉल क्या करता है कि बाउंड्री लाइन है सेल का, ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन है। ये 64th बीपीएससी का क्वेश्चन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है डायरेक्ट कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज नोन एज। कोई भी अगर सॉलिड है, वो सॉलिड से क्या होता है, फेज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सॉलिड से लिक्विड जाता है, फिर लिक्विड से गैस होता है। लेकिन अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाए तो उस फेज को क्या हम लोग बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, मतलब सब्लिमेशन इसको बोलते हैं। इसको यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लगा के रखा है कि कोई आइस है, आइस जो है डायरेक्ट सब्लिमेट होकर के स्टीम में चला गया है, मतलब गैसेस फॉर्म में चला गया है, वो सब्लिमेट हो गया है। आइस मेल्ट होकर के वाटर में जाएगा तो वो मेल्टिंग हो जाएगा। अगर वाटर जो है सॉलिडिफाई होकर आइस में जाएगा तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा अ, और इवापोरेट होकर के स्टीम में चला जाएगा। कंडेंसेशन क्या होता है, अब अगला जो है वो नेक्स्ट कंडेंसेशन है। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चला जाता है। कंडेंसेशन क्या होगा कि अगर कोई भी स्टीम है, जैसे बादल वादल रहता है, वो कंडेंस होकर के क्या होता है वाटर में चला जाता है, तो वहां पे कंडेंसेशन होता है। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन होता है कोई भी वाटर है जैसे नदी तालाब ये सब होता है, वहां पे इवापोरेशन होता है। क्या होता है, वाटर जो है इवापोरेट कर जाता है, इवापोरेट करके स्टीम स्टीम बन जाता है स्टीम। अब बॉइलिंग क्या होता है, वाटर तो बॉईल करता है, ये तो सबको पता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 63rd बीपीएससी में आया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सब्लिमेशन। कोई भी चीज अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाए तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो देखिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल जो है इसी से रिलेटेड कुछ है। अ मिक्सचर ऑफ सैंड और नेपथलीन कैन बी सेपरेटेड बाय। ये पिछले ही साल का क्वेश्चन है 63rd बीपीएससी का। सैंड कहीं भी अगर बालू रखा है और नेपथलीन बॉल को रखा है तो क्या होगा कि बालू तो एक सॉलिड है, वो रह ही जाएगा। ये दोनों का मिक्सचर है, आप इसको सेपरेट करना है, मिक्सचर को सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे कि बालू तो बालू ही रह जाएगा और नेपथलीन क्या हो जाता है, ये उड़ जाता है डायरेक्ट, मतलब सब्लिमेट कर जाता है। तो ये वेपर बन के तो उड़ जाएगा, तो बालू हमारा ऐसे सेपरेट हो जाएगा। तो इसको किस प्रोसेस से हम लोग अलग कर सकते हैं, सब्लिमेशन के थ्रू। सैंड और नेपथलीन कैसे सेपरेट होगा, तो सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट हो जाएगा। तो सैंड जो है सैंड ही रह जाएगा और नेपथलीन बॉल जो है सब्लिमेट होकर उड़ जाएगा, तो बच जाएगा क्या, सैंड बच जाएगा। तो ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट कोagulation ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। किस चीज की कमी, किस चीज का जो प्रेजेंस होता है उसके कारण रक्त में जमाव को रोकता है, जैसे थक्का नहीं होने देता है। कौन सा ऐसा चीज है जो रक्त में थक्का नहीं होने देता है, रक्त को जमने नहीं देता है। इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा हिपेरिन।
हिपेरिन क्या है? ये मास्ट सेल से सीक्रेट होता है। मास्ट सेल कहाँ? ये लीवर में पाया जाता है। मैं बता दूँ कि ये लीवर में पाया जाता है और यहाँ से सीक्रेट होता है ये हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है कि ये थक्का नहीं होने देता है हिपेरिन। इसके साथ-साथ एक और होता है, क्या होता है? फाइब्रिनोजेन। क्या होता है? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या होता है? ये भी रक्त का थक्का करवा देता है शरीर के बाहर, इसीलिए खून जो है बाहर आता है तो बहता नहीं बल्कि थक्का-थक्का हो जाता है। किसके कारण? तो ये फाइब्रिनोजेन के कारण। और हिपेरिन के कारण क्या होता है? हिपेरिन के कारण खून जो है जम जाता है। जमने से रोकता है, सॉरी, हिपेरिन के कारण जमने से रोकता है। तो ये कहाँ से होता है? और एक और चीज़, क्या विटामिन के भी में हमने पहले भी पढ़ा के रखा है, विटामिन के भी ब्लड को रोकती है जमने से। अब देखिए अगला क्या है? हीमोग्लोबिन। हीम मतलब क्या होता है? हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। आयरन प्रोटीन, जो प्रोटीन क्या करता है? ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज को करवाता है, हेल्प करता है इसमें। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। आरबीसी का कलर रेड होता है किसी कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है कि कोगुलेशन को होने नहीं देता हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में खून का थक्का नहीं बनने देता है। इसी के कारण हमारे शरीर के अंदर खून का थक्का नहीं होता। एक और फाइब्रिनोजेन होता है। फाइब्रिनोजेन हमारे शरीर में ही रहता है, ये प्रोटीन है और ये हमारे शरीर के बाहर जो है खून का थक्का होने नहीं देता है। अब चलिए हम लोग अपने अगले सवाल में चलेंगे। अगला सवाल है, व्हिच डे ऑब्जर्व्ड एज नेशनल साइंस डे? नेशनल साइंस डे किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे किनके मनाया जाता है ऑनर में? तो सीवी रमन। यहाँ पे देखिए ऑनरेबल सीवी रमन का पिक्चर है। इन्हीं के कारण मनाया जाता है। इन्होंने रमन्स इफेक्ट को आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था। रमन्स इफेक्ट किससे रिलेटेड है? तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो प्रकाश जो है स्कैटर करता है, लाइट स्कैटर करता है, उसके कारण उसका इन्होंने डिस्कवर किया था। अब अगला देखिए 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो एड्स डे मनाया जाता है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि 28 फरवरी को क्या है? नेशनल साइंस डे, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे और आज 7 मार्च है, कल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे होगा। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे और 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। और नेशनल साइंस डे रमन सीवी रमन के कारण मनाया जाता है, इनके ऑनर में मनाया जाता है। और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी के फादर कौन है? इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर। इसका कारण क्या है कि एडवर्ड जेनर जो है स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन का ये जो है डिस्कवरी किए थे। तो इसी कारण इम्यूनोलॉजी के फादर कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर जो है इम्यूनोलॉजी के फादर हैं। और लैंड स्टीनर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लैंड स्टीनर जो है ब्लड ग्रुप के बारे में इन्होंने बताया था। ब्लड ग्रुप जो होता है ए बी ओ, इन सब के बारे में बताया था। और रॉबर्ट कूच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। बैक्टीरियोलॉजी के जनक बोला जाता है इनको, बैक्टीरियोलॉजी। और लुइस पास्चर को जो है ये पास्चराइजेशन, मिल्क का पास्चराइजेशन इन्होंने इन्वेंट कराया था, जिससे कि ट्यूबरक्लोसिस वगैरह ना हो। तो इसीलिए लुइस पास्चर जो है, और एक और चीज रेबीज वैक्सीन का भी इन्होंने इन्वेंट किया था, मतलब डिस्कवर किया था। तो इन सब का भी आप लोग नाम याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा एडवर्ड जेनर। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल में। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, लाइट का जो है वेलोसिटी सबसे ज्यादा किस में होगा? तो इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वैक्यूम में लाइट जो है सबसे ज्यादा चलता है, इसका स्पीड ज्यादा होता है। कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितना? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए डायमंड क्या है? डायमंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डायमंड जो है प्यूरेस्ट फॉर्म है कार्बन का, बहुत शाइन करता है कि इसके कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, और हार्डेस्ट सबस्टांस है। और सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में अगर हार्डेस्ट सबस्टांस है तो वो क्या है? इनामेल। हमारे दांत में जो इनामेल होता है ये सबसे हार्डेस्ट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट जो है मैक्सिमम होता है वैक्यूम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितना होता है? 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। तो इसका राइट आंसर होगा आयरन। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पहले भी कर चुके हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से। तो विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी जो है किसमें नहीं होता है? वो मिल्क में नहीं होता है। दूध में विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी सिर्फ प्लांट फूड से पाया जाता है। अब विटामिन सी किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी मदद करता है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है, अमेबिक डिसेंट्री इज काउज्ड बाय। देखिए अमेबिक डिसेंट्री क्या होता है? एक प्रकार का एक डिजीज है। कैसे फैलता है? तो अगर बाहरी चीज अगर कोई खा ले, कच्चा पदार्थ जो कि गंदे पानी से धुला हो, तो उसमें हम लोग को पेट में इंफेक्शन वगैरह हो जाता है, तो उससे ये डिजीज काउज्ड होती है। इसी को बोलते हैं अमेबिक डिसेंट्री। इसमें फीवर वगैरह आ सकता है आपको, या एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट वगैरह लग सकता है, पेट वगैरह में खराबी हो सकती है, ठंडक लग सकती है आपको, फीवर हो सकता है। तो ये कैसे काउज़ होता है? कौन से? इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका एक तरह का है, उससे ये काउज़ हो सकता है, इससे हो सकता है। मेबी डिसेंट्री किससे होता है? इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। अब साल्मोनेला टाइफी जो है टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट है। टाइफाइड का टेस्ट जो होता है उसका नाम क्या है? विडाल टेस्ट। ये सब जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि साल्मोनेला टाइफी किसका कॉजेटिव एजेंट है? तो टाइफाइड का है। इसके टेस्ट क्या है? तो विडाल टेस्ट। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर होता है, नेचुरली पाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट। लाइट के वेलोसिटी को सबसे पहले किन्होंने मेजर किया था? तो इसका राइट आंसर होगा रोमर। क्या इसका सी जो है राइट आंसर होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद करने वाला भी है, इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रोमर। वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी को सबसे पहले रोमर ने मेजर किया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फिलोसोफर वूल। ये भी एक याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिलोसोफर वूल किसको बोला जाता है? तो यहाँ जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। जिंक ऑक्साइड को फिलोसोफर वूल बोला जाता है। फिलोसोफर वूल किसको बोला जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को बोला जाता है। ये याद करने वाला है, इसमें कुछ है नहीं। तो ये 57 बीपीएससी में पूछा गया था। इस तरह कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो कभी हो सकता है रिपीट भी हो सकता है, तो फिर इसको याद रखिएगा। फिलोसोफर वूल किसको बोला जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को बोला जाता है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है जो 59th बीपीएससी में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका यूज होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो केवलार। इस तरह का जैकेट होता है, आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में, इस तरह का जैकेट केवलार का बना होता है। तो इसको बोलते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट। और इसमें जो मटेरियल यूज होता है उसको केवलार बोलते हैं। और नायलॉन सिक्स सिक्स क्या है? ये टेक्सटाइल वगैरह में यूज होता है, कपड़े बनते हैं इसके, टेक्सटाइल वगैरह में इसका यूज होता है। रेयन, रेयन क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क है। ये आर्टिफिशियल सिल्क है, प्योर सिल्क नहीं है, आर्टिफिशियल। और केवलार हमने बताया कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स और डेक्रॉन वगैरह भी टेक्सटाइल्स में यूज होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट किस पॉलीमेरिक मटेरियल का बना होता है? वो केवलार का बना होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हमारा नेक्स्ट सेट जो है वो भी आएगा। ये पार्ट 1 है, इसका अगला क्वेश्चन भी आएगा। हम लोग 20-20 क्वेश्चंस का साइंस का सीरीज देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? थैंक यू।